हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 11, ब्लड लॉस। अभय आयशा। अभय फ़ौरन आयशा के पास भागा, उसे चेक करने के लिए। अनिरुद्ध और अभिमन्यु भी। अभीर ने आयशा की पल्स चेक करी जो काफ़ी ज़्यादा लो चल रही थी। अभय जल्दी से आयशा को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गया। उसके पीछे अभीर और अभिमन्यु भी गए, सिवाय अनिरुद्ध के। जल्द ही वो तीनों आयशा को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। अभय ने जल्दी से आयशा को स्ट्रेचर पर लेटाया और फिर हॉस्पिटल के स्टाफ ने आयशा को आईसीयू में शिफ्ट किया। तभी वहाँ पर डॉक्टर परमार आ गए जो आयशा को चेक करने वाले थे। उनकी मुलाकात अभय से हुई तो उसने डॉक्टर परमार को स्ट्रिक्ट टोन में कहा, डॉक्टर परमार, मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए उसे और जल्दी से उसे ठीक कर दीजिए। मिस्टर अभय, अब परेशान मत होइए। मैं और मेरी टीम मिसेस राठौर को कुछ नहीं होने देंगे। अभय को आश्वासन देने के बाद डॉक्टर परमार आईसीयू में चले गए। तभी अचानक आयशा का फ़ोन बजने लगा। इस वक्त उसका फ़ोन अभय के पास था। अभय ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और चेक किया तो उसे उसकी बहन साइशा कॉल कर रही थी। अभय ने बिना एक सेकंड सोचे फ़ोन उठा लिया और साइशा को आयशा के एक्सीडेंट के बारे में बताया। आयशा के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही साइशा का शक अर्नव पर गया, क्योंकि एक सिर्फ अर्नव ही था जिसने सुबह ही बेदी मैंशन में जाकर बेदी परिवार को धमकाया था और आयशा को भी जान से मारने की धमकी देकर गया था। साइशा ने आयशा के एक्सीडेंट की खबर बाकी के घर वालों को भी दी। फिर उसके बाद मंजीत, राजवीर और साइशा ये तीनों राजस्थान के लिए निकल गए। वहीं आयशा के माथे पर काफ़ी गहरी चोट आई थी और उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो चुका था। आईसीयू से बाहर आते ही एक नर्स ने अभय को आयशा के ब्लड लॉस के बारे में इन्फॉर्म किया और उसके लिए जल्दी से बी पॉजिटिव ब्लड का अरेंजमेंट भी करने को कहा। अभय के ख़ानदान में तो आधे से ज़्यादा लोगों का ब्लड ए पॉजिटिव और कुछ ए नेगेटिव या बी नेगेटिव थे, लेकिन उनके पूरे ख़ानदान में एक सिर्फ अनिरुद्ध ही था जो यूनिवर्सल डोनर था। वो सभी को खून दे सकता था, लेकिन परेशानी ये थी कि वो हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं था और अगर होता भी तो वो आयशा को अपना ब्लड डोनेट बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन फिर अभय ने अपनी तरफ से एक बार अनिरुद्ध को मनाने की कोशिश करी। उसने अनिरुद्ध का नंबर डायल किया और उससे बोला, अनिरुद्ध प्लीज़ हॉस्पिटल आ जा, इट्स वेरी अर्जेंट। तेरी भाभी का ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है और उसे अभी ब्लड की काफ़ी ज़रूरत है। प्लीज़ उसे ब्लड डोनेट कर दे। फ़ोन की दूसरी साइड से अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान मुस्कराया और अपने भाई की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया। कुछ ही देर में अनिरुद्ध हॉस्पिटल पहुंचा। उसे हॉस्पिटल में देख अभय को चैन की सांस आई। वो फ़ौरन अनिरुद्ध के पास दौड़ा और उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, थैंक यू छोटे, मेरी बात। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि अनिरुद्ध एन मोमेंट में मुकर गया आयशा को ब्लड देने से। भाई कम ऑन, ये अच्छा मौका है हमारे पास बेदी परिवार से बदला लेने का। अगर उस लड़की की जान जाती है तो जाने दो, आप क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो।
अनिरुद्ध ने अभय से जब ये बात कही तो वो उसे सरप्राइज होकर घूरने लगा। इससे पहले कि अभय कुछ रिएक्ट करता, अचानक से अनिरुद्ध के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। उस तमाचे की गूंज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंजी। अभय और अनिरुद्ध ने जब उस शख्स की तरफ देखा तो सामने केतकी खड़ी थी। मैंने कहा था ना अनिरुद्ध तुझे कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। तो आज इतना गिर गया कि अपने भाई को दिए हुए वादे से मुकर गया। शर्म नहीं आती है क्या तुझे? केतकी ने एक बार फिर से अनिरुद्ध की क्लास लगा दी। चाची, अनिरुद्ध कुछ कहना चाह रहा था केतकी से, मगर उसने अपने लिप्स पर इंडेक्स फिंगर रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया और बोली, चुप एकदम। तू ही आयशा को ब्लड डोनेट करेगा, समझा तू? अनिरुद्ध अपनी चाची के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए उसे मजबूरन आयशा को ब्लड देने के लिए राज़ी होना पड़ा। जल्द ही अनिरुद्ध ने आयशा को ब्लड डोनेट कर दिया। आयशा की हालत में अभी धीरे धीरे सुधार आने लगा था। आयशा को जल्द ही जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। केतकी अनिरुद्ध के पास गई उसे समझाने के लिए। अनिरुद्ध बेटा, मैं तुझे फिर से समझा रही हूँ एक बार। जिस मुद्दे के बारे में तुम गहराई से नहीं जानते हो, उस मुद्दे के बारे को बार बार मत कुरेदो। अंत में सच्चाई जानने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ भी तुम्हें ही होगी। आई बात समझ में? केतकी एक बार फिर से अनिरुद्ध को समझाने की कोशिश में जुट गई। चाची, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे बस इतना पता है कि अपनी माँ ही अपनी होती है। ये बात बोलकर अनिरुद्ध वहाँ से निकल गया। बाहर पार्किंग की तरफ जाते वक्त अचानक अनिरुद्ध को सायशा नज़र आई और साथ में उसके माँ बाप भी। उन तीनों को वहाँ देखकर वो समझ चुका था कि वो हॉस्पिटल क्यों आए हैं। अचानक अनिरुद्ध ने घर वापस जाने का प्लान बदल दिया और वापस हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अनिरुद्ध को वापस वहाँ देख केतकी और अभय दोनों को ही बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उन दोनों ने इग्नोर कर दिया। 2 मिनट बाद वहाँ सायशा, मंजीत और राजवीर भी पहुँचे। मंजीत ने जनरल वार्ड के अंदर झांका तो उसकी नज़र बेड पर पड़ी हुई आयशा पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ही नाजुक हालत में थी। मंजीत, तुम प्लीज़ संभालो खुद को। आयशा अब ठीक है, खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने बोला है। केतकी मंजीत को संभालने लगी, जो इस वक्त अपनी बेटी की ऐसी हालत देख रो रही थी। ये सब कैसे हुआ? सायशा ने अभय से पूछा। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, अनिरुद्ध बीच में बोल पड़ा। हो सकता है कि आयशा ने किसी की बोई हुई फसल काटी हो। अनिरुद्ध की बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान होकर उसे घूरने लगे। डियर लिसनर्स, अगर आपको मेरी लिखी हुई स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।